नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 12 की समाजशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में पाठ 8 महिला एवं बाल श्रम के विविध आयाम के अभ्यास प्रश्नोत्तर करेंगे। अभ्यास प्रश्नोत्तर में आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसी का पहला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई? ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई। दूसरा प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 को पारित हुआ। तीसरा प्रश्न आता है, किसकी अध्यक्षता में देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई? महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई। चौथा प्रश्न है, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना किस सन में हुई? ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1929 में हुई। प्रश्न नंबर 5 है, 1866 में ह्यूमन गर्ल्स स्कूल किस राजा ने खोला था? 1866 में ह्यूमन गर्ल्स स्कूल राजा कुमार सरदार सिंह ने खोला था। छठा प्रश्न आता है, बाल श्रमिकों के व्यवसाय को मुख्य तौर पर कितने भागों में बांटा गया है? बाल श्रमिकों के व्यवसाय को मुख्य तौर पर 4 भागों में बांटा गया है। प्रश्न 7 है, मानव दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम का प्रतिरोध किस अनुच्छेद में किया गया है? मानव दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम का प्रतिरोध अनुच्छेद 23 में किया गया है। अब आते हैं हमारे अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। अति लघुत्तरात्मक का पहला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति के किस काल में नारी की प्रतिष्ठा को पुरुषों के समांतर ही स्वीकार किया गया था? भारतीय संस्कृति के उन्मेष काल में नारी की मान प्रतिष्ठा को पुरुषों के समानांतर ही स्वीकार किया था। इसका उत्तर होगा उन्मेष काल में। दूसरा प्रश्न आता है, के.एम. पणिक्कर की पुस्तक का नाम लिखें। के.एम. पणिक्कर की पुस्तक का नाम हिंदू सोसाइटी एट क्रॉस रोड है। प्रश्न नंबर 3 है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में सर्वप्रथम राजा राम मोहन राय ने की थी। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 4, बाल विवाह नियंत्रण अधिनियम शारदा एक्ट कब पारित हुआ? बाल विवाह नियंत्रण अधिनियम शारदा एक्ट कब पारित हुआ? 1929 में बाल विवाह नियंत्रण अधिनियम शारदा एक्ट पारित हुआ। प्रश्न नंबर 5 है, भारत के संविधान के किस संशोधन में महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण प्राप्त हुआ? भारत के 73वें और 74वें संशोधन में विशेष रूप से अनुसूचित जाति की महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण निश्चित किया गया। प्रश्न 6 आता है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 के अनुसार किस राज्य की महिलाओं के पास सर्वाधिक स्वयं का बैंक खाता है? गोवा राज्य की महिलाओं के पास सर्वाधिक स्वयं के बैंक खाते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, राज्य की महिला साक्षरता दर वर्तमान में कितनी है? राज्य की महिला साक्षरता दर केवल 52.66% है। 8वां प्रश्न है, श्री सावित्री कन्या पाठशाला की स्थापना कब और कहाँ हुई? श्री सावित्री कन्या पाठशाला की स्थापना 4 फरवरी 1914 में अजमेर में श्री सावित्री कन्या पाठशाला की स्थापना हुई। फिर प्रश्न नंबर 9 है, राजस्थान की महिला विद्यालय की स्थापना किसने की थी? राजस्थान की महिला विद्यालय की स्थापना किसने की थी? स्वतंत्रता से पूर्व मेवाड़ अंचल में भेरूलाल गेलड़ा ने 1916 में राजस्थान महिला विद्यालय की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 10 है, भारतीय संविधान के अनुसार
किस आयु के बच्चे बाल श्रमिक माने जाते हैं? भारतीय संविधान के अनुसार 5 से 14 वर्ष के बीच में बालक बालिका जो वैतनिक श्रम करते हैं या श्रम के द्वारा पारिवारिक कर्ज चुकाते हैं बाल श्रमिक कहलाते हैं या बाल श्रमिक माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 11, बाल श्रम अधिनियम किस सन में लागू हुआ? बाल श्रम अधिनियम 1986 में लागू किया गया। अब आते हैं हमारे लघुत्रात्मक प्रश्न। लघुत्रात्मक का पहला प्रश्न है, अर्थवेद में नारी की परिस्थिति की विवेचना जिन शब्दों में की गई है लिखें। अर्थवेद में ये स्पष्ट किया गया है कि नववधू, तू जिस घर में जा रही है वहाँ की तू साम्राज्ञी है। तेरे सास ससुर, देवर व अन्य तुझे साम्राज्ञी समझते हुए तेरे शासन में आनंदित हैं। ये अर्थवेद में नारी की परिस्थिति के बारे में लिखा गया है कि आनंदित है। अतः उपरोक्त परिभाषा से निम्न तत्व भी स्पष्ट होते हैं। पहला, इसकी उन्नत स्थिति। इस परिभाषा से ये स्पष्ट होता है कि महिलाओं की स्थिति समाज व परिवार में उन्नत थी, अच्छी थी। दूसरा आता है पुरुषों के समानांतर मान प्रतिष्ठा। महिलाओं की परिस्थिति समाज व घरों में पुरुषों के समान ही आंकी जाती थी। उन्हें निम्न नहीं समझा जाता था तथा उन्हें पुरुषों की भांति ही अधिकारों की प्राप्ति थी। फिर तीसरा आता है शासक के रूप में स्त्रियों की भूमिका। इस परिभाषा में ये भी स्पष्ट होता है कि महिलाओं की स्थिति घरों में एक शासक की भांति शक्तिशाली थी, जिसके पास संपूर्ण शक्तियाँ थीं, जिससे वह अपने पारिवारिक सदस्यों की जिम्मेदारियों का वहन उचित प्रकार से कर सकती थी। फिर आता है प्रश्न नंबर 2, प्रथम भक्ति आंदोलन का आरंभ किसने और कब किया? प्रथम भक्ति आंदोलन का आरंभ रामानुजाचार्य ने मध्यकाल में किया। भक्ति आंदोलन ने समाज में महिलाओं के लिए अनेक कार्य किए जो इस प्रकार है। पहला है स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में बदलाव। इन आंदोलनों ने समाज में महिलाओं की सामाजिक स्थिति में काफ़ी बदलाव किए। उन्हें कई प्रकार के धार्मिक अधिकार भी प्रदान किए थे। दूसरा है धार्मिक जीवन में उत्थान। नानक, मीरा, तुलसी तथा तुकाराम जैसे संतों ने स्त्रियों के लिए धार्मिक पूजा व अर्चना का सबल पक्ष प्रस्तुत किया। इसके अलावा इन आंदोलनों ने स्त्रियों की धार्मिक स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया व उन्हें धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन व स्वयं को शिक्षित बनाने के लिए प्रेरित किया। प्रश्न 3 आता है, प्रमुख स्त्री संगठनों के नाम लिखें। भारतीय स्त्रियों की सामाजिक परिस्थिति में बदलाव के लिए अनेक स्त्री संगठनों द्वारा अथक प्रयास किए गए हैं, जिनमें प्रमुख स्त्री संगठनों के नाम निम्नलिखित हैं। पहला, बंग महिला समाज तथा महिला थियोसॉफिकल सोसाइटी ने समाज में स्त्रियों के लिए आधुनिक आदर्शों को स्थापित करने का प्रयास किया। दूसरा, 1917 में एनी बेसेंट द्वारा संचालित महिला भारती संघ का निर्माण किया गया। तीसरा, 1925 में लेडी एबरडन तथा लेडी टाटा द्वारा प्रारंभ किया गया भारतीय महिला राष्ट्रीय परिषद। चौथा, 1927 में मार्गरेट कॉन्सेंस तथा अन्य के द्वारा 1929 में स्थापित ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस किया गया। इन समस्त संगठनों का उद्देश्य पर्दा एवं बाल विवाह जैसी बुराइयों का उन्मूलन, हिंदू अधिनियमों में सुधार, अधिकारों व अवसरों की समानता जैसे अन्य मुद्दों को उठाया गया। प्रश्न नंबर 4 आता है, 10वीं पंचवर्षीय योजना में महिलाओं के लिए क्या प्रावधान प्रमुख था? 10वीं पंचवर्षीय योजना में महिलाओं के लिए मुख्य रूप से 2 प्रावधानों पर विशेष बल दिया गया, जो इस प्रकार है। पहला है लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना और दूसरा था जेंडर बजटिंग। ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में महिलाओं के लिए जो प्रावधान रखे गए थे, पहला लैंगिक
भेदभाव को समाप्त करना। दूसरा जेंडर बजटिंग, इसमें लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने में इस योजना के अंतर्गत महिलाओं के प्रति समाज में बढ़ती जाने वाली लैंगिक असमानता को खत्म करना था, जहां महिलाओं को पुरुषों से सदैव कम आंका जाता है, वहां महिलाओं की परिस्थिति में सुधार करके समाज में व्याप्त लिंग असमानता को जड़ से खत्म करना था। इसके लिए समाज में अनेक बार शिविर व शिक्षा रैलियों का प्रयास किया गया। महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए उन्हें पुरुषों के ही भांति समान अधिकार भी दिए गए। दूसरा आता है जेंडर बजटिंग। इसके अंतर्गत लैंगिक प्रतिबद्धताओं को बजट प्रतिबद्धताओं में परिवर्तित करने के लिए जेंडर बजटिंग के प्रति प्रतिबद्धता को विशेष तौर पर प्रमुख माना गया। इसमें महिलाओं के विकास के लिए किए जाने वाले वित्त की व्यवस्था की जाती थी। पांचवा प्रश्न आता है, राजस्थान में विधवा दहन को तत्कालीन किन किन राज्यों ने गैर कानूनी घोषित किया था? समाज सुधारकों के दबाव के कारण ही ब्रिटिश अधिकारियों ने सती प्रथा या विधवा दहन जैसी अमानवीय प्रथाओं को समाप्त करने के लिए राजस्थान के शासकों को विवश किया। इसके पश्चात इसके फलस्वरूप जोधपुर एवं उदयपुर के शासकों के आरंभिक विरोध के बाद धीरे धीरे राजस्थान के दूसरे शासक भी तैयार हो गए। सर्वप्रथम 1822 में बूंदी में विधवा दहन को गैर कानूनी घोषित किया गया। आप इसे अंडरलाइन कर लें कि 1822 में बूंदी में सबसे पहले विधवा दहन को गैर कानूनी घोषित किया गया। इसके पश्चात अलवर में 1844 में और जयपुर में 1846 में, डूंगरपुर बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ में 1848 में, जोधपुर तथा कोटा उदयपुर आदि राज्यों ने विधवा दहन को अवैध करार या घोषित कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में महिलाओं की परिस्थिति में कुछ परिवर्तन अवश्य हुए व उनकी स्थिति में भी सुधार दृष्टिगोचर हुआ। फिर छठा प्रश्न है, किस राजा ने कहाँ और किनसे बेटियों का वध न करने की शपथ दिलाई? इसका उत्तर है बांकीदास की ख्यात के अनुसार 1836 में महाराणा रतन सिंह ने गया में अपने सभी सामंतों की सभा आयोजित कर शपथ दिलाई थी कि वे अपनी बेटियों का वध नहीं करेंगे। इसके पश्चात ब्रिटिश सरकार ने इसे हत्या बताते हुए कन्या वध प्रथा को बंद करने की चेष्टा की गई। अंततः 1834 में तत्कालीन कोटा राज्य ने इसे गैर कानूनी घोषित किया। उसके बाद 1837 में बीकानेर में और 1839 से 44 के मध्य या बीच जोधपुर, जयपुर तथा 1857 में तत्कालीन उदयपुर राज्य ने भी इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया। इस प्रकार से अनेक राज्यों में कन्या वध का काफ़ी संख्या में विरोध हुआ। सातवां प्रश्न आता है, महिला मताधिकार की मांग भारत में कब और किस समय स्वीकार की गई? भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त महिलाओं को दो प्रमुख प्रकार के अधिकार हैं। महिलाओं को मताधिकार और विधानमंडल के लिए योग्यता। महिला मताधिकार की मांग सर्वप्रथम 1917 में की गई थी, किंतु साउथ ब्यूरो फ्रेंचाइज कमेटी ने 1918 में इस मांग को अस्वीकार कर दिया। 1919 में सरकार ने राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया कि वे स्त्री मताधिकार के संबंध में अपने अलग विधान या नीतियों को लागू करें। इस प्रकार के विधान राजकोट में 1923 में, मद्रास तथा उत्तर प्रदेश में 1925 में, बिहार तथा उड़ीसा में 1929 में पारित किए गए। इस प्रकार स्त्रियों को राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति हुई तथा वर्ष 1993 में पंचायती राज व्यवस्था में
आरक्षण को प्राप्त हो गया। अब प्रश्न नंबर 8 आता है, राजस्थान में आरंभिक 2 बालिका विद्यालय कहाँ और कब खोले गए? राजस्थान में आरंभिक 2 बालिका विद्यालय राज्य में तत्कालीन अजमेर जिले में 1961 में ब्यावर और 1861 में ब्यावर और 1863 में अजमेर में वर्ताकुलर बालिका विद्यालय खोले गए। इसके साथ ही 1893 तक स्कूल खोले जाने तथा नगण्य उपस्थिति के कारण बंद किए जाने का सिलसिला भी चलता रहा। इन विद्यालयों की विशेषताएं, पहला है ईसाई धर्म पर आधारित शिक्षा। इन विद्यालयों में मूलतः ईसाई धर्म की शिक्षा बच्चों को उपलब्ध कराई जाती है। उसी धर्म के नीतियों व विधानों का उल्लेख इस शिक्षा पद्धति में की जाती है। फिर दूसरा आता है बालिकाओं का विकास करना। इन विद्यालयों का उद्देश्य बालिकाओं का सर्वांगीण विकास करना था, जिससे वे अपने जीवन को सुरक्षित रखें तथा अपना पूर्ण विकास करते हुए अपना कुशल जीवन यापन कर सकें। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 9, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा वृत्ति योजना क्या है? मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना को निम्न तथ्यों के माध्यम से हम समझ सकते हैं। पहला है, ये राज्य में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए एक सरकारी योजना है। दूसरी, यह योजना सन 2012 में आरंभ की गई थी। तीसरा, इस योजना के अंतर्गत अल्प आय वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति योजना आरंभ की गई थी। चौथा, इसके अंतर्गत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में 60% या अधिक अंक प्राप्त किए गए हों तथा जो कि कोई अन्य छात्रवृत्ति प्राप्त न कर रहे हों, उन्हें ये छात्रवृत्ति अधिकतम 5 वर्षों के लिए दिए जाते हैं। प्रश्न नंबर 10 आता है, बाल श्रम के प्रमुख सिद्धांतों के नाम लिखें। बाल श्रम की प्रवृत्तियों को समाजशास्त्रियों ने मुख्यतः 4 सिद्धांतों में बांटा है। पहला, नवपुरातनवादी सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता है कि समाज बच्चों का उपयोग व निषेध की सामग्री मानता है और इसलिए उनके श्रम का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करता है। अब इस सिद्धांत में ये बताया गया है कि समाज जो है बच्चों को उपयोग व निवेश की सामग्री वस्तु समझ रहा है, इसलिए उनसे बाल श्रम करवाया जाता है। उनके श्रम का उपयोग जो है अपने स्वार्थ के लिए करता है। दूसरा, समाजीकरण का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार बाल श्रम को पारिवारिक प्रक्रिया के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। कृषि व घरेलू उद्योग आदि इसके अंतर्गत आते हैं। तीसरा है श्रम बाजार के विखंडन का सिद्धांत। बाजार का मालिक श्रमिकों संबंधों के आधार पर यह सिद्धांत या विभाजन श्रम बाजार के विखंडन के सिद्धांत को बताता है। चौथा, मार्क्सवादी सिद्धांत। मार्क्स के अनुसार बाल श्रम पूंजीवादी व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। समाज में नवीन तकनीक ने अकुशल तथा सस्ते श्रमिकों की मांग को बढ़ाया। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 11, सर्वप्रथम बाल श्रम की समस्या हेतु कब और कौन सी समिति गठन हुई? सर्वप्रथम बाल श्रम की समस्या हेतु बाल श्रम समिति सर्वप्रथम 1979 में सरकार ने बाल श्रम की समस्या के अध्ययन और उससे निपटने के लिए उपाय सुझाने हेतु गुरुपाद स्वामी समिति नामक समिति का गठन किया था। समिति की मुख्य बातें इस प्रकार हैं। पहली, इस समिति ने बाल श्रम की समस्या का विस्तार से परीक्षण किया तथा दूरगामी सिफारिशें भी की। दूसरी, इस समिति ने वैधानिक प्रावधानों के माध्यम से बाल श्रम को समाप्त करने का प्रयास किया। तीसरी, इसके लिए इस समिति ने अन्य क्षेत्रों में कार्यकारी परिस्थितियों को विनियमित किया। चौथा, इस समिति ने 1986 में बाल श्रम अधिनियम को लागू किया तथा इसी के आधार पर
87 में बाल श्रम पर एक राष्ट्रीय नीति भी तैयार की गई। प्रश्न नंबर 12 है, कारखाना एक्ट 1948 क्या है? कारखाना एक्ट 1948 क्या है? भारत के संविधान में निम्नलिखित आधारों पर बाल श्रमिकों को उनके जटिल जीवन में मुक्ति दिलाने हेतु राष्ट्र द्वारा किया गया प्रयास है, जिसे 1948 कारखाना एक्ट के नाम से संबोधित किया जाता है। इस एक्ट के अंतर्गत दो बातों पर विशेष तौर पर बल दिया है। पहला है, बच्चों की आयु निर्धारित की गई। इस एक्ट के अंतर्गत सर्वप्रथम बच्चों की कारखानों में काम करने की आयु को निश्चित किया गया है। इसके अंतर्गत जिन बच्चों की आयु 14 वर्ष या उससे कम है, ऐसे किसी भी बच्चों को काम पर नहीं लगाया जाएगा तथा उनसे बलपूर्वक कार्य भी नहीं लिया जाएगा। दूसरा, कार्य के घंटे निश्चित। कारखानों में काम करने वाले बालकों की आयु निश्चित करने के पश्चात उनके कारखानों में काम करने के घंटों को भी सुनिश्चित किया गया। इसके लिए सरकार ने काम के घंटे 4.5 मध्यांतर सहित 5 घंटे निश्चित किए, यानी कि बच्चे के जो काम करने के घंटे वो 4.5 हैं और आधा घंटा उनके विश्राम का, उसके विश्राम के आधे घंटे को मिला करके बच्चे के काम के 5 घंटे निश्चित किए गए। यदि कोई भी मालिक बाल श्रमिकों से अधिक घंटों तक कार्य करवाता है तो वह व्यक्ति सजा का भागीदार होगा, उसे कारावास भेजा जाएगा। यानी अगर कोई भी जो है स्वामी है, मालिक है, बच्चे को 5 घंटे से ज़्यादा काम कराता है तो वो सजा का भागीदारी है, उसे सजा दी जाएगी, उसे जेल और जुर्माना लगाया जा सकता है। जेल या जुर्माना लगाया जा सकता है या दोनों ही लगाए जा सकते हैं।